आफ्टरनून टू ऑल। बच्चों, आज के इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के सेकेंड लेक्चर का। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का सेकेंड लेक्चर क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले इस चीज़ को जानना चाहेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपका हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें कि 4 पॉइंट मैंने आपको करवाया था, है ना। और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके आगे का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आइए बने रहिए और देखिए ध्यान से। तो सेकेंड लेक्चर में बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वही सेम टॉपिक है अपना, है ना। और आप जान लीजिए ये तो जनरली मैथमेटिकल तो है नहीं, और लोग इसे कभी कभी नज़रअंदाज भी कर देते हैं। लगता है कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इस तरीके से है कि अभी मैं आपको इसको क्लियर करने के बाद मैं इसी सेम टॉपिक पे मैं आपको प्रॉब्लम में दूंगा और आप उस क्वेश्चन को करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो कि IIT JEE मेंस एडवांस ऐसा एंट्रेंस एग्जाम में या फिर नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल ऑलरेडी। तो आप आइए देखिए इस पे ध्यान से, है ना। तो अब हम जहां तक मैंने पढ़ाई किया था उसके आगे मैं स्टडी कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज चल रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको मैंने बतलाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, मैंने करवा दिया था, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। और सेकेंड जो हमारा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने करवाया था, दे डू नॉट फॉर्म्स एनी क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप को बनाता नहीं है। और तीसरा मैंने स्टडी किया था मेरे प्यारे बच्चों, दे डू नॉट एंड एट एनी स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये किसी भी स्पेस में रुकता नहीं है। कोई खाली जगह है तो उसमें ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपना होगा वो रुक जाएगा, वो विजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो रुका हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। किसी भी स्पेसियस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी स्टॉप होता नहीं है ना। ये नॉन मैथमेटिकल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है, मानी गई चीज है। और वैसे तो पूरी फिजिक्स ही मनगढ़ंत वाली चीज होती है, ठीक है ना, ये पूरा बनाया गया है ना। तो ये भी एक मनगढ़ंत अवधारणा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम जानते हैं। ये आपका जाता है इन्फिनिटी तक जाता है बच्चा, इन्फिनिटी तक जाता है। दे गोज टिल इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाता है। यदि मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, तो मैंने आपको बतलाया था, क्या मैंने बतलाया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैंने सभी को यह चीज बतलाया है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ऐसा बोला जाए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है तो वहां पे चार्ज ऑब्वियस सी चीज है कि अधिक होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो अधिक होगा। यदि इसको उल्टा भी कह सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब कि यदि चार्ज अधिक है तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा उसकी जो संख्या होगी बहुत अधिक होगी।
ये सब तमाम चीज के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो आइए अभी इसी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसी टॉपिक के ऊपर अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, आप एकदम बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ना, तभी आपको बेनिफिट होगा। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका 4 या 5 जो होता है मतलब 4-5 क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ है, और इसमें से मैं आपको सब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कौन से कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। 2-3 नंबर का तो फिक्स है कि आता ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, याद रखिएगा। देखिएगा अभी हम इस पे एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। यदि हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो, यदि ये चार्ज हमारा Q1 है और ये चार्ज आपका Q2 है ना। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपना है ना, और ये आपका इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अब आप यहां पे देखिए क्या है कि इधर से निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और इसमें इंटर कर रहा है। आप देखो ध्यान से यहां पे। तो यदि आपको पूछा जाए इसमें, इस सवाल में यदि आपको पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज Q1 and Q2 and also determine Q1 is to Q2, यदि ये आपको पूछा जा रहा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? यदि आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका चार्ज Q1 है और ये चार्ज आपका Q2 है और दोनों इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बना रहा है, डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको यह बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो आइए इसके आंसर पे हम विचार करते हैं। आंसर आप इस चीज को पहले सही से देख लो बच्चों, है ना। इसका आंसर पे हम विचार कर रहे हैं। सबसे सिंपल सा चीज है, देखो ध्यान से क्या है कि सबसे पहले Q1 के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला है बच्चों वो 8 लाइंस है। 8 लाइंस मैंने यहां पे लिख दी है ना। Q2 के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला है? देखो Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो क्या होगा? रेडियली इनवर्ड होगा, मतलब त्रिज्यता अंदर की ओर होगा। और Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब आपका बाहर की ओर होगा। इसको बोल सकते हैं त्रिज्यता बहिर्मुखी या त्रिज्यता बाहर की ओर। तो आप देखो 1 2 3 4, तो आपका Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकला मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कितना होगा? 4 लाइंस निकलेगा। तो आप तो यहां पे देख लिए ना कि Q1 के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला वो 8 लाइन है और Q2 के कारण जो निकलेगा बच्चों 4 लाइन है। लेकिन यदि आपको पूछा जाए रेशियो कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, अनुपात, दोनों चार्ज का अनुपात क्या है, तो आप देखो यदि आप इस तरीके से यदि आप करते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? Q1 मॉड में, मॉड का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होना, मतलब जो अंदर निगेटिव है वो पॉजिटिव बन के बाहर निकलता है। तो Q1 का वैल्यू क्या है बच्चों? अभी तक तो आप इतना जान ही गए होंगे कि Q2 जो चार्ज है वो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ये Q2 जो है अपना ये रेडियली इनवर्ड है, त्रिज्यता अंदर की ओर है, और Q1 के कारण रेडियली आउटवर्ड है। तो Q2 अपना हो जाएगा नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव होगा, लेकिन यहां पे 4 लाइन तो है ही ना, Q2 के कारण 4 लाइन, Q1 के कारण 8 लाइन। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों?
2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन 2 जो ये आया, ये 2 जो आया मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है Q1 अपॉन Q2 ना, पूछा क्या जा रहा है Q1 अपॉन Q2। और ये Q1 अपॉन Q2 की यदि हम बात करें तो आपका मॉड जो था, मॉड में था तो 2 था, तो आपका -2 यहां पे हो जाएगा। मतलब कि दोनों के चार्ज का जो रेशियो होगा वो -2 होगा। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू -2। और इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों ये होगा -2। कोई बच्चे करेंगे 2 तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। 2 नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए मॉड में मैंने इसको लिखा है, मॉड में याद रखिएगा। ये आपका ऑलरेडी यहां पे 8 है और यहां पे -4 है। यदि मैं करूंगा इसको -4 ये है, क्योंकि ये रेडियली इनवर्ड है ना, याद रखिएगा। चलिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिख लेंगे फटाफट। स्पीड बनाए रखें और वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। आपको जितना भी इंफॉर्मेशन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको तमाम इंफॉर्मेशन को मैं दूंगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द डेंसिटी या इसको बोल सकते हैं रिलेटिव क्लोजनेस। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, the density of electric field lines is directly proportional to the magnitude of electric field। मैंने फील्ड केवल लिखा है, देखो ध्यान से। The relative closeness, the density of electric field line, the density of electric field lines is directly proportional to the magnitude of electric field। मतलब कि देखो, जितना अधिक डेंसिटी होगा, यदि मैं इसका एग्जाम्पल मैं लूं, जितना अधिक, सपोज दैट ये चार्ज है, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है प्यारे बच्चों। ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है, एज यू शोन इन द बोर्ड, है ना, जैसा कि आप बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है आपको। ये Q जो है ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमें यहां पे पॉजिटिव निगेटिव लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज रेडियली अपवर्ड, है ना। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यदि यहां पे बहुत ज्यादा हम फील्ड लाइन को यहां पे बना दे रहे हैं, तो ऐसा ये कहा जा सकता है बच्चों कि ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है। बहुत अधिक यदि हम कर दिए हैं तो क्या हो गया, डेंसिटी बहुत अधिक है, बहुत अधिक फील्ड लाइन यहां से निकल रहा है। जब बहुत अधिक फील्ड लाइन निकल रहा है तो ऑब्वियस सी चीज है कि चार्ज आपका क्या होगा, चार्ज आपका मैक्सिमम होगा, चार्ज आपका महत्तम होगा। जितना अधिक मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना ही अधिक रिलेटिव क्लोजनेस होगा। रिलेटिव मतलब सापेक्षिक जो ये रहेगा क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस वो अधिक होगा। यदि चार्ज हम कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से कम निकलेगा। इसका मतलब यदि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कम करते हैं तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अपना कम होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कहने का मतलब सेम चीज वही चीज हो गया, डेंसिटी अधिक होगा तो चार्ज मैक्सिमम होगा, और जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी मैक्सिमम होगा। मतलब कि यदि आपका डेंसिटी यहां पे बहुत अधिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपका या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही अधिक होगा।
समझ में आ रहा है मेरा बात? अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वाला पॉइंट पे हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे हम कर ले रहे हैं, एक एग्जांपल में दे रहा हूं। यदि ये चार्ज जो है अपना Q है, Q1 है, और ये चार्ज अपना बच्चों Q2 है। अब देखना ध्यान से। अब यदि कोई आपको बोले कि विच इज मैक्सिमम चार्ज, कौन सा चार्ज इसमें मैक्सिमम है? विच इज मैक्सिमम चार्ज, कौन सा चार्ज इसमें मैक्सिमम है? आपको यदि सवाल आता है कि इस दोनों में से चार्ज कौन सा मैक्सिमम है, तो आप क्या कहेंगे? यहां पे देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा। इसके दोनों के बीच का एंगल पहले देख लीजिए, अल्फा है क्या? मान लेते हैं अल्फा, मैंने इसे लेट किया है, माना है, और ये दोनों के बीच का एंगल मैंने क्या मान लिया बच्चा? बीटा। अब आप यहां पे देखोगे इसका जो डेंसिटी है, ये Q2 चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इन दोनों के बीच जो रिलेटिव क्लोजनेस है, मतलब डेंसिटी जो है, ये आपका एंगल जो है बच्चा, ये कम है और ये ज्यादा है। और जितना कम एंगल होगा उतना ही ज्यादा रिलेटिव क्लोजनेस होगा, रिलेटिव क्लोजनेस उतना ही अधिक होगा ना। मतलब कि यदि एंगल कम है, सपोज करिए कि ये आपका ऐसा है, इसके बीच का एंगल इसके बीच के एंगल से कम है कि ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, ये मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चार्ज होगा ये ज्यादा होगा कि ये जो चार्ज होगा ये ज्यादा होगा? कौन अधिक मैक्सिमम चार्ज होगा? तो चार्ज आपका जो मैक्सिमम होगा ये Q2 आपका यहां पे मैक्सिमम होगा और ये आपका मिनिमम होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार से आप देखिए ना, इसका एंगल जो है दोनों के बीच का ज्यादा है, इसका जो एंगल है दोनों के बीच का ये कम है, ये आपका एंगल कम है। जिसका एंगल कम है उसका रिलेटिव क्लोजनेस ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। जब रिलेटिव क्लोजनेस ज्यादा होगा मतलब बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रहा है, मतलब अंदर आ रहा है, निगेटिव है, ऑलरेडी निगेटिव है क्योंकि ये इनवार्ड, रेडियली इनवार्ड है इसका डायरेक्शन। तो अब यहां पे हम इसका आंसर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, Q2 हैज मैक्सिमम चार्ज, Q2 हैज मैक्सिमम चार्ज। Q2 का जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा। चलिए अब हम आते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये देखिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक लाइन्स में केवल मैं लिखता हूं द इलेक्ट्रिक लाइन्स इज सिमेट्रिक about the line joining of the both charges या टू चार्ज भी आप लिख सकते हैं वहां पे। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द बोथ चार्जेस के। यदि यहां पे चार्ज Q1 है और यहां पे चार्ज Q2 है तो हमेशा ये सिमेट्रिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होगा, ऐसा होगा। यदि कोई बोल दिया इस तरीके से, यदि कोई बोल दिया बच्चा, यदि ये चार्ज Q1 है और यदि यह चार्ज हमारा Q2 है, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है यदि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये गलत है। सिमेट्रिक का मतलब होता है समान आकृति का होना। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऊपर वाला ऐसा है, नीचे वाला ऐसा, ये सममित नहीं है। दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द बोथ चार्जेस या लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, एंड दिस इज अ सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज अ सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन of the line joining of the
two charges Q1 and Q2. So it is correct and it is absolutely wrong. ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि कोई बच्चा बनाया है ऐसा Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये आपका Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज है, यदि कोई ऐसा बनाया है और यदि कोई ऊपर से ऐसा बना दिया है तो ये भी गलत है, क्योंकि यदि ऊपर में ऐसा है तो नीचे भी ऐसा होगा, सिमेट्रिक होता है, याद रखिएगा। उतार लेंगे फटाफट। पॉइंट नंबर 7 अपना क्या कहता है, आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको विजिबल होगा सभी चीज, है ना। पॉइंट नंबर 6 पे मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। द फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज, है ना, परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड, परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड बॉडी। और बॉडी के जगह पे आप यहां पे कंडक्टर भी दे सकते हैं, कंडक्टर। द फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड बॉडी और कंडक्टर। समझ में आ रही मेरी बात। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है ना, किसी भी बॉडी, चार्ज्ड बॉडी या किसी भी चार्ज के ऊपर या किसी भी कंडक्टर के ऊपर ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है। बात को जान लीजिए। द फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड बॉडी और चार्ज और कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के ऊपर यह हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं बच्चों, यदि ये चार्ज क्यू है तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। देखो ध्यान से, इसके बीच का जो एंगल है ना, एक तरीके से 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 90। ऑल एंगल्स यहां पे 90 होगा, तो ये सही है। यदि हम इस तरीके से दो कंडक्टर प्लेट यदि मैं बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, इस पे पॉजिटिव वाला चार्ज मेरे प्यारे बच्चों और इस पे निगेटिव वाला चार्ज, तो आप देखो ध्यान से, बहुत गर्मी है ना। ये पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही है भाई। तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, ये परपेंडिकुलर है। देखो 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 भाई ध्यान से। सर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अरे लंब होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये परपेंडिकुलर है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि ये जो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही बात आपने बताया सर। तो क्या सर यदि मैं ऐसा लूं, यदि ये कोई कंडक्टर हो, यदि ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कौन सा? बस वाला मत समझ लेना, चालक जो होता है, ठीक है ना। कंडक्टर का मतलब ऐसा ही कुछ है, मतलब आपका कंडक्टर का मतलब यहां पे हुआ वैसा बॉडी या वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होता है, इधर उधर हमेशा फ्लो करते रहता है ना, जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, कंडक्टर हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा सर, यदि ऐसा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि मैं निकालूं, कोई बच्चा बोलेगा यदि मैं ऐसा निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम अ कंडक्टर, पॉजिटिव कंडक्टर, इसका मतलब पॉजिटिव कंडक्टर है ना, मतलब पॉजिटिव एक कंडक्टर तो है ही आपका निकल रहा है, और इसके बीच का एंगल यदि थीटा में दे दूं, तो यू ऑल्सो नो दैट, आप यह भी जानते हैं कि एंगल हमेशा 90 होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। बट इन दिस केसेस द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज लेस देन 90। So the electric field line is not perpendicular acting on that conductor, so this is not possible, इसलिए यह संभव नहीं है। यदि आप ऐसा कहीं पर देखते हो तो आप उसे गलत कह देना कि ऐसा कभी संभव नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो
90 डिग्री से कम एंगल किसी कंडक्टर पे बनाए। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। मैं थोड़ा बोल्ड आज लिख रहा हूं ताकि सभी को इजिली रूप में विजिबल हो, है ना, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो था ना उतना विजुअलाइज नहीं था, उसमें कंटेंट जो लिखा हुआ था। अब पॉइंट नंबर अपना 8 होगा, है ना। तो आइए अब हम पॉइंट नंबर 8 पे विचार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। है ना, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is subjective fact, but the number of electric field line is a subjective fact, but the density का मतलब क्या है आपका relative closeness, but the density of electric field line is a objective facts। मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आप याद रखोगे, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अपना होता है, वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है। यदि कोई स्टूडेंट बनाया है Q चार्ज से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यदि कोई बना दिया है 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दे नोट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, दोनों बच्चा सही है। यदि कोई बच्चा बना दिया है एक सेम चार्ज से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और कोई बना दिया है 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों सही है। मैंने क्या बोला है, दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ सब्जेक्टिव फैक्ट, बट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द ऑब्जेक्टिव। लेकिन डेंसिटी तो आपका सबका सेम होगा, मतलब डेंसिटी जो है वो आपका एक तरीके से लगभग दोनों का समान रूप से होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? यदि मैं पॉइंट नंबर 9 की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यहां देखना है कि आप डिफिनीशन इसका क्या जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिफिनीशन देखिए, द tangent drawn at any point, the tangent drawn at any point on electric field line, on electric field lines gives the direction of field intensity or electric field, both are same, है ना, or electric field at that point, इसका मतलब क्या होता है सर? द tangent drawn at any point on electric field line, यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम कोई टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वह जो अपना होता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी को बतलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता है उस बिंदु पर। यदि किसी भी टेंजेंट पर, ध्यान से देखो बच्चों, मैं एक जगह रुक जाता हूं, हैबिट है इधर उधर थोड़ा सा होने का। आप देखेंगे द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट को खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो जो टेंजेंट अपना होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बतलाता है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता है। यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कोई ऐसे भी मान सकता है, कोई ऐसे भी मान सकता है, आपकी मर्जी, है ना। यदि मैंने इसे माना इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इसे मैंने बोला पॉइंट ए और इसे मैंने बोला बच्चों पॉइंट बी, यदि इसमें से हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। यदि कोई आपको बोले कि ये पॉइंट ए है, इससे आप टेंजेंट को बतलाओ, तो ये टेंजेंट आप इस तरीके से बता सकते हैं, ये टेंजेंट है बच्चों। टेंजेंट का मतलब होता है वैसी रेखा जो उस बिंदु से टच होकर गुजरती है, क्रॉस करके गुजरती है, टेंजेंट कहलाता है। अब देखो,
तो ये जो है बच्चा टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट आप ऐसे ही समझिएगा, ये जो अपना टेंजेंट है, तो यहां पे हम बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई ए है। यदि इसकी मैं बात करूं बच्चों, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, और इसका मैं लिखूंगा ई बी। सर ये आपने क्या बना दिया, तो भाई ध्यान से देखना, बी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये ई बी है, और ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ई ए है। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, यहां पे यदि हम बनाते हैं तो यहां पे इस तरीके से बच्चा हो सकता है। सर ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी, इलेक्ट्रिक फील्ड सी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप पहले ध्यान से इसको पहले सुनोगे। टेंजेंट at any point on the electric field line gives the complete direction of electric field at that point। इस बिंदु पर यदि हम टेंजेंट को यदि खींचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस बिंदु पर यदि हम टेंजेंट को खींचेंगे, तो ये जो टेंजेंट जो अपना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बतलाएगा इस बिंदु पर। यदि हम इसमें खींचेंगे, सर इसमें क्या होगा, सर इस तरीके से मैंने बनाया पॉइंट ए, और यहां पे अपना ई ए हो गया। सर इसमें क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे खींच लो इस तरीके से, आपका ई ए हो गया। तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एट दैट पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चा, चलिए इसको आप लिख लेंगे, है ना, मैं इरेज कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 9 अपना हो गया है। चलिए अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, 10-12 पॉइंट है, आप ध्यान से इसको देखोगे। चलिए तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपका बोर्ड में आता है, पॉइंट नंबर 10, मोस्ट VVI फॉर बोर्ड। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो। द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर, कैन को आप मत लिखो, ओनली नेवर लिखो, नेवर इंटरसेक्ट, द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टुगेदर। जो आपका टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो उस चीज को मैं ये बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है और एक ये ऐसा है, ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टुगेदर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपना ऐसा है और एक ऐसा है, यदि हम काटेंगे तो दोनों का कटान बिंदु बिल्कुल सेम होगा। इसको मैं बोलता हूं कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और बच्चा जब कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो यदि इस पे हम एक टेंजेंट यदि हम ड्रॉ करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा फिर इसी बिंदु पर। और यदि इस तरीके से यदि हम करते हैं तो आपका यहां पे ई बी हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, एक कॉमन पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या पॉसिबल है क्या? नहीं संभव है। दो अलग अलग फील्ड लाइन, इसका नाम मैंने दे दिया है 1, इसका नाम मैंने दे दिया है 2, या इसको हमने बोल दिया है ए, या आप इसे ए बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए बी, है ना। तो आप ही एक बात बताएंगे, एक कॉमन कटान पॉइंट पे, एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी संभव है क्या? दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का भी संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इसका आप आंसर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई मतलब क्यों ये दोनों क्रॉस कभी नहीं करते हैं? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट क्रॉस टू ईच अदर। तो आप इसका आंसर केवल यही लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रीजन बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट
then from the common point, common intersecting point, tangent drawn, and they show and they gives two direction of electric field at that point. So, और इसके आगे आप लिखोगे एंड दे आर इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है. शो इट कैन नॉट इंटरसेक्ट, इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं हो सकते. ठीक है ना. आप इस वाले पॉइंट को अच्छे से लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों. ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना होता है. ठीक है, चलिए अच्छी बात है. और हम आगे अब देख ले रहे हैं. 2 पॉइंट हमारा और है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से. ठीक है, देख लो. आज शायद क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, टाइम थोड़ा सा हो गया है. देखो ध्यान से. 11 नंबर पॉइंट है. तो 11 नंबर पॉइंट में अपना क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल्ड बाई, ऐसे लिखो, रिपेल्ड बाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल्ड बाई पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाई नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो रिपेल्ड किया जाता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो जाता है और निगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है. जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, यदि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यदि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गुजर रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा. और यदि ये आपका निगेटिव चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा. समझ में आ रहा है मेरा बात. यहां पे यदि ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चा आपका ऐसे हो जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं. लेकिन ये कभी कटेगा नहीं, कभी कटने वाला कभी है नहीं, ये कभी भी कट नहीं सकता है. तो आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये कभी भी कट नहीं सकता है. और यहां पे जा करके ये इस तरीके से रुकने वाला भी नहीं है. आगे जा करके ये फिर आपका इस तरीके से डायरेक्शन. समझ में आ रहा है. ये नहीं कि यहां पे पूरा कट जाएगा, ये कभी कटने वाला नहीं होता. तो आपका डायरेक्शन फिर सीधा डायरेक्शन में चला जाता है. समझ में आ रहा है मेरा बात. हाँ, ये नहीं कि कोई बच्चा इस तरीके से बना दिया और फटाफट अपना दिमाग लगा दिया कि सर वो तो पूरा कटेगा, क्रॉस कभी नहीं होने वाला, कि आगे आपका चला जाएगा बच्चों. ठीक है ना. देखो ध्यान से. तो ये पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा. चलिए एक पॉइंट में और मैं देख ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, है ना. पॉइंट नंबर 12. तो पॉइंट नंबर 12 अपना क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल. देखिए, पैरेलल इक्विस्पेस्ड and a straight electric field lines represent the uniform electric field line, represents the uniform electric field lines. सर यदि पैरेलल नहीं हो, यदि इक्वी स्पेस्ड नहीं हो, यदि स्ट्रेट नहीं हो, तो क्या
वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं होना है। तो सर वो क्या होगा? तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म लाइन होगा। देखो, यदि पैरेलल लाइन हो मेरे प्यारे बच्चों और इक्वी स्पेस्ड, मतलब दोनों के बीच का जो स्पेस है बिल्कुल इक्वल हो, ये दोनों का स्पेस, ये दोनों का स्पेस हमेशा इक्वल हो, एंड अ स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, सब सारा चीज है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे, ये केवल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है। तो आप यहां पे देख लीजिएगा, ये जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि सर ऐसा नहीं हो, यदि वो आपका, नोट पॉइंट मैं यहां पे लिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पैरेलल, इक्वी स्पेस्ड एंड इन अ स्ट्रेट मोड, then they are non-uniform, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFL का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, EFL का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा, इज नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं हो, इक्वी स्पेस्ड नहीं हो और स्ट्रेट में भी नहीं जाता हो, तो वो आपका मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। टिक टिक डैब डैब, बहुत बढ़िया बात है भैया, बहुत अच्छा चीज है सर। देखो, तीनों के बीच का स्पेस अलग अलग है। द स्पेसेज बिटवीन द ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफरेंट टुगेदर एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफरेंट टुगेदर एंड दे आर नॉट अ पैरेलल। पैरेलल भी नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है, नॉट पैरेलल, नॉट इक्विस्पेस्ड एंड नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है। आप इसको आसानी से पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी के ऊपर। तो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी अपना क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देख लीजिए, कितना नंबर अपना होगा, 13वां नंबर होगा ना, पॉइंट नंबर 13। इन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब आप बच्चों क्या समझते हैं? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब चार्ज आपका रेस्ट में होना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? चार्ज रेस्ट में कब होगा? इन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मैं लिख देता हूं, इन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चार्ज आपका रेस्ट में होना। यदि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की यदि बात किया जाता है तो इस कंडीशन में चार्ज आपका रेस्ट में है, देन ध्यान से आप देखोगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्मिनोलॉजी में यदि कोई मेटल है हमारा या कंडक्टर जिसको बोल देते हैं, तो इसके अंदर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है जीरो होता है। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। और आज ये हमारा लेक्चर बच्चों कंप्लीट होता है। तो
अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा टाइम भी बिल्कुल हो चुका है और ओवर हो चुका है टाइम, और 45 मिनट्स का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम न्यूमेरिकल को नहीं करते हैं, कल मैं न्यूमेरिकल को लेकर के आऊँगा, इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल होता है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल मैं आज ही देख लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। एक दो न्यूमेरिकल को मैं देख लेता हूँ, कहाँ गया। तो वो प्रीवियस ईयर का ये है बच्चों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सर, देखो ध्यान से। कुछ क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, पहले 2012 के पहले आपका, आप जानते हो AIEEE अलग और IIT अलग हुआ करता था, है ना। चलो देखते हैं, है ना, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये पूछा है अपना IIT 2003 में। ये क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है IIT 2003 में, 2003 में। A metallic shell has a point charge, only 1 मिनट हमें देना है। Q kept inside its cavity which one of the following diagram represent the correct इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपका जो डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से है, 4 ऑप्शन है जी। ये कैविटी इसके अंदर बना हुआ है ना, ये कुछ इस प्रकार से है। बीच में इस तरीके से, आप इस तरीके से इसको आप कर दोगे, है ना। ये मेटल है, तो मेटल को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको, है ना। ये बीच में कैविटी है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी अपना है मेरे प्यारे बच्चों, बीच में कैविटी डाला हुआ है, इस तरीके से आप अच्छा से इसको कर दीजिएगा, है ना। और ये जो अपना है आप बढ़िया से डायग्राम को बनाओगे। ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक मेटल है, मेटल के बीच में कैविटी को डाला हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस कैविटी के अंदर में इस तरीके से है कुछ, ठीक है जी। और इसके बाहर भी इस तरीके से है ना। और ऑप्शन नंबर डी अपना है मेरे प्यारे महान बच्चों, डी नंबर में यहां पे मैं परफॉर्म कर ले रहा हूं। ये कैविटी है सर, सॉरी ये मेटल है, और मेटल के अंदर में कैविटी को डाला हुआ है, इस तरीके से आप श्योर कर लेंगे। देखिए ध्यान से, और इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से है ना, ये अपना क्वेश्चन है। चलिए
अब इसमें कहा जा रहा है अ मेटालिक सेल हैज अ पॉइंट चार्ज, अ मेटालिक सेल हैज अ पॉइंट चार्ज Q kept inside its cavity. Which one of the following diagram represent the correct electric field line? मतलब कि एक मेटल है और मेटल जो है मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से है, ये मेटल है सब सारा तमाम जो आपको लग रहा है ना, जिसके अंदर डॉट 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 पॉइंट से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, दीज आर द मेटेलिक फील्ड। आपका मेटेलिक सेल, ये आपका मेटेलिक सेल है और इस मेटेलिक सेल के अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी, मतलब एक कैविटी के अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। ये कैविटी के अंदर ना ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये जो आपको जो दिखाई पड़ रहा ना ये चीज, ये आपका कैविटी है। ये कैविटी के अंदर में आपका चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप बताओ कि इसमें से चारों डायग्राम में से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो डेवलप कर रहा है वो करेक्ट है। आप देखो मैंने अभी जस्ट बताया है इन अ मेटल, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया बच्चा, देखो ध्यान से। इन अ मेटल, किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका क्या होता है, किसी भी मेटल में या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है सर। और आपको मैंने बताया है किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देखो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी भी कंडक्टर या मेटल के ऊपर तो दोनों के बीच का एंगल ऑलरेडी 90 होना चाहिए। तो देखो आप इसमें ध्यान से, ये तो मेटल है, मेटल में से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है गुजर गया है तो मेटल में भी आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी यहां से गुजरा हुआ है, एक भी गुजर गया तो गलत हो गया। देखो ना ये जो मेटल है, इस मेटल में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच से ही गुजर गया है, गलत हो गया, बात खत्म हो गया। इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी इस मेटल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से गुजर गया, देखो ध्यान से, एक लाइन यहां से गुजर गया, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन, ये जो मेटल है, मेटल में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं किया, इसके अंदर कैविटी में फैला हुआ है, कैविटी में फैल गया है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। और इसमें भी देखो गुजर गया है, मेटल से गुजर गया है, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो आपका जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा बच्चों वो सी वाला होगा, यही करेक्ट आपका होगा। तो इस तरीके से आपका आज का लेक्चर मैं समाप्त कर रहा हूं और सभी बच्चे से विनम्र विनती है कि आप मेरे इस कंप्लीट लेक्चर को, जो कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो मैंने बनाया है आप सभी इसे अच्छे से वॉच करें, कलम कॉपी लेकर के बैठें, वॉच करें, आप फेयर बनाएं और आपका कंटिन्यू हम इस तरीके से लेक्चर अपना चैनल VC फिजिक्स पे मैं लोड करते रहूँगा, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी तमाम बच्चे से कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप पूरा वीडियो देखने के बाद इस चैनल को लाइक करो, सबसे पहले कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और जहाँ पे जो प्रॉब्लम है आप कमेंट में जरूर ड्रॉप करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।